My name is Fizan and today topic is header files and main functions of C language. लेक्चर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 8 है गेटिंग स्टार्टेड इन सी। ये कोर्स हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर का ICS में। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टॉपिक डिफ़ाइन करते हैं कि हेडर फाइल्स क्या होता है। तो ये प्रीवियस लेक्चर के साथ ही लिंक करता है। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर्स के पार्ट्स को पढ़ा था, जिसके दो पार्ट्स है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव थी और एक क्या था, मेन फंक्शन। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने मुकम्मल तौर पर उसको डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम कैसे जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। उसके अंदर हमने हेडर फाइल का ज़िक्र किया था, वहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन मज़ीद जो है इस टर्म को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन होगी वो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन रहती हैं वो यहाँ पे आपकी दूर हो जाएंगी। तो हेडर फाइल्स क्या होता है कि स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि पहले लेक्चर के अंदर जब हमने डायरेक्टिव को वहाँ पे यूज़ किया प्रोग्राम के अंदर, आपको पता है कि डायरेक्टिव जो है वो किसके ज़रिए, उसके लिए कीवर्ड क्या इस्तेमाल किया जाता है, हैश का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है और इंक्लूड डायरेक्टिव को हमने इस्तेमाल किया था। जब आपने हैश का सिंबल और इंक्लूड डायरेक्टिव को हमने इस्तेमाल किया था तो उसके बाद एंगल ब्रैकेट के अंदर या डबल कोटेशन के अंदर हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया था या हेडर फाइल्स को डिफ़ाइन किया था। ये यहाँ पे एग्जांपल भी है, ये देखें, इस एग्जांपल के अंदर भी हमने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है। तो हेडर फाइल्स क्या होती है? हेडर फाइल्स के अंदर कुछ लाइब्रेरीज़ फंक्शंस होते हैं। जैसा कि हमने वहाँ पे बात की थी कि जब भी हम एक्चुअल प्रोग्राम लिखते हैं, हम अपनी स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, उन स्टेटमेंट्स के अंदर जो हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो फंक्शंस जो है वो कैसे लिंकअप होते हैं, वो लिंकअप होते हैं हेडर फाइल्स के ज़रिए। हेडर फाइल्स कहाँ पे पड़ी होती हैं? हेडर फाइल्स जो है वो डायरेक्टिव्स जो है इंक्लूड डायरेक्टिव के अंदर, वहाँ पे आपकी जितनी भी हेडर फाइल्स हैं वो सारी की सारी वहाँ पे पड़ी होती हैं। तमाम हेडर फाइल्स जो हैं वो इंक्लूड डायरेक्टिव के अंदर पड़ी होती हैं। इंक्लूड डायरेक्टिव मीन मतलब कि ये इंक्लूड एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर इन तमाम फंक्शंस को डिफ़ाइन किया गया है और वो फंक्शंस हेडर फाइल्स की सूरत में अलग-अलग जो है वहाँ पे स्टोर किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हेडर फाइल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ंक्शन जो है वो डिफ़ाइन किए गए हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम मैथ.h है, मैथ.h, अब मैथ.h क्या है? मैथ.h एक हेडर फाइल है जो कि इंक्लूड सब डायरेक्टिव के अंदर पड़ा हुआ है, इंक्लूड फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। अब मैथ.h के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं? मैथ.h के अंदर जितने भी हम मैथमेटिक्स के फंक्शन जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोस है, साइन है, टैन है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ठीक है, इस तरह के जितने भी फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं वो किसके अंदर मौजूद होते हैं? वो फंक्शन जो है वो मैथ.h के अंदर होते हैं। अगर हम ये हेडर फाइल्स जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर नहीं लिखते और हम अपना जो प्रोग्राम है वो लिखना शुरू कर देते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, तो होगा क्या उससे ये होगा कि जब आप कंपाइलर करेंगे तो कंपाइलर ने तो सबसे पहले किस चीज़ को रीड करना है? सबसे पहले वो आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को रीड करेगा। तो जब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को रीड करेगा, वहाँ पे मैथ.h की फ़ाइल, आपने हेडर फाइल जो है वहाँ पे नहीं लिखी होगी। तो जैसे ही वो मेन आपका जो एक्चुअल प्रोग्राम होगा उसको कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के दौरान वो क्या करता है कि कंपाइल के दौरान वो जो फंक्शन आपने मैथ के फंक्शन इस्तेमाल किए होंगे वो पीछे हेडर फाइल के साथ लिंक अप करेगा। जब वो उसके साथ मैच नहीं होगा तो वो क्या होगा? कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपने मेन प्रोग्राम आपका लिखना है, एक्चुअल प्रोग्राम आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है उसकी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उसके मुताबिक हेडर फाइल्स को ऊपर जावा डिफ़ाइन करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अगर नहीं करेंगे तो वो फिर एरर आएगा, वो कंपाइलर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो उसको कैसे फंक्शन के साथ वो लिंकअप करेगा, क्योंकि आपने ऊपर हेडर फाइल्स को दिया ही नहीं होगा। अब यहाँ पे हेडर फाइल्स के साथ मैथ लिखा हुआ है। .h क्या है? .h जो है वो इसकी एक्सटेंशन है। नाम के साथ अगर आप देखें, ये नाम है, इसके साथ ये .h लिखा हुआ है, .h।
डॉट एच क्या है? डॉट एच जो है ये एक एक्सटेंशन है, इसकी पहचान है हेडर फाइल की। अगर आप डॉट एच नहीं लगाएंगे तो वो इस फाइल को जो है वो नहीं रन कर पाएगा, वो डायरेक्टिव के अंदर इस फाइल को उठाएगा नहीं बल्कि एरर दे देगा। जब भी हम कोई भी फ़ाइल देख लें, उस फ़ाइल को दो हिस्सों के अंदर जो है वो लिखा जाता है। पहला हिस्सा उसका नाम होता है और दूसरा हिस्सा हमें पहले हिस्से के बाद डॉट आता है, डॉट के बाद जो है उसकी एक्सटेंशन आती है। एक्सटेंशन क्या होती है? वो फ़ाइल की पहचान होती है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जब भी आपने कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो ज़रूरी है उससे पहले आप उसके मुताबिक ऊपर हेडर फाइल्स को जो है वो ज़रूर डिफ़ाइन करें। अगर नहीं करेंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर का हम दूसरा पार्ट देखते हैं। पहला हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है उसको पढ़ा था। दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट है मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन सबसे पहले हमने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टिव जो है उसको डिफ़ाइन कर दिया। डिफ़ाइन करने के बाद अब हम अपना प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। तो जब हम प्रोग्राम लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले उसके बाद हम क्या करेंगे? हम मेन फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। मेन फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर मेन कीवर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपको यहाँ पे नेक्स्ट एक एग्जांपल है, थोड़ी सी वो दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ पे सिंटैक्स यूज़ किया गया है। इसमें क्या है? यहाँ पे ये फंक्शन जो है, जब आप ये लाइन लिखेंगे वाइड मेन, जब आप वाइड मेन लिखेंगे तो क्या होगा कि कंपाइलर खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा कि यहाँ से मेन फंक्शन जो है वो इस्तेमाल, या यहाँ से मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। वाइड और मेन। वाइड का मतलब क्या है? वाइड का मतलब है कि इसकी कोई भी डेटा टाइप जो है इसकी कोई भी रिटर्न नहीं है। मतलब कि आपने वाइड लिखता है, वाइड का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा? ये सिर्फ आउटपुट जनरेट करेगा। और कंपाइलर जब स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जब उस फंक्शन को पढ़ेगा, इसके कीवर्ड से उसको पता चल जाएगा कि आपने मेन फंक्शन जो है वो कॉल किया है। तो जब मेन फंक्शन कॉल किया जाता है तो साथ ही उसकी बॉडी के अंदर जो आपका एक्चुअल प्रोग्राम होता है, जो आप अपनी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जो आप इंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं, वो इसकी बॉडी के अंदर लिखेंगे। अगर आप मेन फंक्शन नहीं इस्तेमाल करते तो कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन का लिखना ज़रूरी है। मतलब कि आप जो मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखते हैं? वो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जिनके ज़रिए आप प्रोग्राम के अंदर मेन वर्किंग करवाना चाहते हैं। ये हम लास्ट पे एक एग्जांपल जो है उसको हम डिस्कस करेंगे कि मेन फंक्शन के बाद हम जब इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो इंस्ट्रक्शन किस तरीके से लिखते हैं, उनको स्टार्ट करने का क्या तरीका है, और उनको जो है उनकी एंडिंग लाइन पे हम कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेन फंक्शन आपने देखा कि उसके लिए जो हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं? वाइड मेन। वाइड मेन के बाद हम क्या करते हैं? वाइड मेन के बाद हम स्मॉल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से ये हमने इंडिकेट कर दिया कि मेन फंक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आप मेन फंक्शन के बाद आप करली ब्रैकेट या करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। करली ब्रेसेस स्टार्टिंग भी होगी और एंडिंग भी होगी, दोनों हमें इंडिकेट करना पड़ेगा। कैसे इंडिकेट करना पड़ेगा? ये देखें, यहाँ पे हमने जब वाइड मेन लिखने के बाद ये देखें इधर ये क्या है? ये करली ब्रेसेस है, स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है। ये जो है इसको हम क्या कहेंगे? ये एंडिंग है, और ये जो है ये क्या है? ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान जो एरिया होता है हम उसको क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। उसको हम कहते हैं मेन फंक्शन। यानी मतलब कि ये वो एरिया है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को या अपनी इंस्ट्रक्शंस को, जो आपने लिखनी है इंस्ट्रक्शंस, वो हम यहाँ पे राइट करेंगे इन दो ब्रैकेट्स के अंदर। जब आप इनको राइट कर लेंगे, राइट करने के बाद आप इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइलर क्या करेगा? सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को देखेगा। डायरेक्टिव्स को देखने के बाद, चेक करने के बाद, फिर वो क्या करेगा? मेन फंक्शन पे। जैसे ही मेन फंक्शन पे आएगा, मेन फंक्शन में जो आपने उसकी बॉडी के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, उन इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल करेगा हेडर फाइल के साथ लिंक अप करके।
जैसे ही वो हेडर फाइल के साथ लिंकअप करेगा, अगर तो कोई एरर नहीं है, अगर कोई भी एरर नहीं है तो वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर चेंज कर देगा। अगर ड्यूरिंग कंपाइलेशन प्रोसेस हमने पढ़ा है कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड के अंदर, तो अगर कंपाइलेशन के दौरान कोई एरर आ जाता है तो फिर वो क्या करेगा कि उसका वो ऑब्जेक्ट फ़ाइल या एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल के अंदर उसको चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेन फंक्शन जो है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। उसके लिए हमें कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है वाइड मेन, और साथ उसके ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं। वाइड का मतलब है कि नो डाटा टाइप, यहाँ पे आपने कोई भी डाटा टाइप इस्तेमाल नहीं की। डाटा टाइप हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। वैसे दो तरह की जो बेसिक डाटा टाइप होती हैं, दो तरह की होती हैं, ठीक है, न्यूमेरिक है और अल्फ़ाबेटिक है। न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक या अल्फ़ा न्यूमेरिक, तीन डाटा टाइप्स होती हैं। लेकिन इसको सी लैंग्वेज के अंदर कैसे डिवाइड किया गया है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा मकसद है कि हम मेन फंक्शन की तरफ फोकस करें। तो वाइड का मतलब क्या है? वाइड का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी डाटा टाइप का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये जो फंक्शन हमने इस्तेमाल किया है इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये हमें सिर्फ आउटपुट देगा, इसके अलावा ये कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी उसके सिंटैक्स के अंदर बताया है कि मेन फंक्शन जो है वो हमेशा स्टार्ट किया जाता है कौन से कीवर्ड से स्टार्ट किया जाता है? वाइड से स्टार्ट किया जाता है। और इसके अंदर वाइड का मतलब क्या है कि इसकी कोई भी डाटा टाइप नहीं है। मतलब कि जब ये फंक्शन के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी वो इंस्ट्रक्शंस आपको सिर्फ आउटपुट देंगी। कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं कि जो आपको आउटपुट देने के बजाय आपको क्या करता है? वैल्यू रिटर्न करता है। वो वैल्यू आप किसी भी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या करेगा? फंक्शन आउटपुट देगा बस। फिर उसके बाद एक फ़ंक्शन जो है आप बनाते हैं, वो फंक्शन जो है एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एक हम जो टर्म्स डिफ़ाइन कर रहे हैं वो कौन सी है पढ़ेंगे अभी? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या है? जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं उस स्टेटमेंट के लास्ट पे आपको सेमीकोलन, जब आप स्टेटमेंट मुकम्मल कर लेते हैं तो स्टेटमेंट के लास्ट पे आप क्या लगाते हैं? सेमीकोलन लगाते हैं। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते तो फिर क्या होता है? कंपाइलर जो है वो एक एरर जनरेट कर देता है स्टेटमेंट मिसिंग का। तो इसका मतलब ये है कि जो आप प्रोग्राम लिखें, जो आप इंस्ट्रक्शन लिखें, जो आप स्टेटमेंट लिखें, उस स्टेटमेंट के आगे आपने टर्मिनेटर यानी कि सेमीकोलन लगाना है। वो जो सेमीकोलन का साइन है यहाँ पे देखें, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, ये क्या है? ये सेमीकोलन है। इस सेमीकोलन को हम क्या कहते हैं? सेमीकोलन को हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। तो कोई भी जब आप स्टेटमेंट लिखते हैं उस स्टेटमेंट के बाद आप लास्ट पे ये टर्मिनेटर का साइन जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट कर देगा। यहाँ पे एक हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसकी मुकम्मल। एक प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है, उसके अंदर पहला पार्ट देखें, दो पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया। पहला पार्ट अगर आप इसके अंदर देखें, ये क्या है? आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कैसे डिफ़ाइन करते हैं? हैश का सिंबल, फिर उसके बाद आप डायरेक्टिव का नाम लिखते हैं इंक्लूड, वह लिखने के बाद फिर आप जो है इसकी हेडर फाइल्स का नाम लिखते हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर। ये जो ब्रैकेट हैं ये कौन सी ब्रैकेट्स कहलाती हैं? एंगल ब्रैकेट्स। इसके दरमियान जो भी लिखा होगा वो क्या होगी? आपकी हेडर फाइल्स होगी। और हेडर फाइल्स के नाम के साथ आपने एक्सटेंशन इसकी यूज़ करनी है। वो एक्सटेंशन क्या है? .h ये लगाना ज़रूरी है। और आपको हर हेडर फाइल्स का पता होना चाहिए कि उस हेडर फाइल्स का क्या फंक्शंस है, ताकि जब भी आप प्रोग्राम बनाएं तो वो हेडर फाइल का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। ठीक है। उसके बाद साथ ही दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है मेन फंक्शन का। मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है? मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है।
इसके अंदर हमने क्या किया है, प्रोग्राम लिखा है। अगर स्टूडेंट्स आप देखें, सबसे पहली जो स्टेटमेंट है इसके अंदर लिखा हुआ है इंटीजर x और आगे सेमी कॉलन है। तो सेमी कॉलन लगाया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया गया है, एक स्टेटमेंट मुकम्मल हुई है, उस स्टेटमेंट के आगे क्या लगाया है, सेमी कॉलन लगाया गया। उस सेमी कॉलन को हम क्या कहते हैं, सेमी कॉलन को हम टर्मिनेटर स्टेटमेंट कहते हैं, या स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं, या टर्मिनेटर स्टेटमेंट, जैसे आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट देखें, जैसे ही वो मुकम्मल हुई है उसके आगे भी ये टर्मिनेटर साइन का इस्तेमाल है, तीसरी के आगे भी, चौथी के आगे भी, और पाँचवीं में। यहाँ पे आप टर्मिनेटर सिंबल का या टर्मिनेटर जो है उसको साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेमी कॉलन इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, एरर को जनरेट कर देगा कि स्टेटमेंट मिसिंग का एरर जो है वो जनरेट कर देगा। अगर आप गौर करें तो ऊपर जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का जो पार्ट है वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पे टर्मिनेटर का साइन जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफ़ाइन करेंगे वहाँ पे आप टर्मिनेटर का साइन इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी आप जहाँ पे फ़ंक्शन बनाएंगे उन फंक्शंस के अंदर जो है स्टेटमेंट लिखेंगे, उन स्टेटमेंट के साथ आपको टर्मिनेटर का साइन जो है वो लगाना पड़ेगा। इसका तरीक़ाकार क्या होगा एग्जीक्यूट होने का, सबसे पहले ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को पढ़ेगा, इंक्लूड को देखेगा, इंक्लूड के अंदर जो आपने हेडर फाइल्स हैं उनको चेक करेगा। अगर वो हेडर फाइल्स पीछे डायरेक्टिव के अंदर मौजूद हैं तो फिर उसके बाद वाइड मेन पे चला जाएगा। कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये जो वाइड मेन है ये मेन फंक्शन है। जब वो मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर जाएगा वहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को, स्टेटमेंट्स को पढ़ेगा। कंपाइलर जो है वो देखेगा कि जो आपने स्टेटमेंट लिखी हैं वो स्टेटमेंट जो है वो हेडर फाइल्स के मुताबिक लिखी हैं। अगर हेडर फाइल्स के मुताबिक लिखी हैं तो इसके अंदर आपने जो भी फंक्शंस इस्तेमाल किए होंगे, जैसे प्रिंट एफ का फंक्शन है, प्रिंट एफ फंक्शन एक प्री डिफ़ाइन है, पहले से ये जो फंक्शन है डिफ़ाइन किया गया हुआ है। क्योंकि फ़ंक्शन जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक प्री डिफ़ाइन होता है जो कि जिसने सी लैंग्वेज बनाई होती है, सी लैंग्वेज का जो डेवलपर है उसने पहले से इसको डिफ़ाइन किया होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है यूज़र डिफ़ाइन। यूज़र डिफ़ाइन क्या है, जो हम खुद डिफ़ाइन करते हैं, उसके लिए हमें अलहदा से खुद नाम देना पड़ता है और ख़ुद हम उसको प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन करके बाद में उसको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कैसे करते हैं, जिस नाम से आप फंक्शन को बनाएंगे उसी नाम से उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि प्री डिफ़ाइन फंक्शन जो है डेवलपर ने बना दिया है, लेकिन हमें उसका नाम पता है, हम उसका नाम जो है यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक फ़ंक्शन है लेकिन पहले बना हुआ है, हम जस्ट क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे और इसको इस्तेमाल कर लेंगे। इसका फ़ंक्शन क्या है, इसका फ़ंक्शन ये है कि ये यूज़र को आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करता है। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन जो है वो हेडर फाइल्स के साथ लिंक अप करके कंपाइलर जो है तमाम इंस्ट्रक्शन को चेक कर लेगा। अगर तो इसके अंदर कोई एरर नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा, आफ्टर लिंकिंग प्रोसेस भी हमने पढ़ा हुआ है, आफ्टर लिंकिंग वो कन्वर्ट कर देगा एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल के अंदर। जब एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा तो फिर उसके बाद कंप्यूटर के अंदर वो फ़ाइल आप डायरेक्टली जो है वो रन कर सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई एरर आ जाता है तो फिर कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल या ऑब्जेक्ट फ़ाइल के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा, सबसे पहले आपने पूरा इसका जो आज एक्चुअल प्रोग्राम जो है, जो इसका प्रोग्राम है वो कितने पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और मेन फंक्शन के अंदर। आपने देखा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का क्या काम है और मेन फंक्शन का क्या काम है। मेन फंक्शन और प्री प्रोसेसर, सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और उसके बाद मेन फंक्शन जो है कंपाइलर उसको रन करता है। रन करने के बाद क्या करता है, जो आपने स्टेटमेंट लिखी हैं उसको हेडर फाइल्स के साथ लिंक अप करता है। उसके फंक्शन को लिंक अप करने के बाद जो है वो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल के अंदर चेंज कर देता है, जिससे आप आसानी से अपने प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने इसके अंदर अंडरस्टैंड किया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी कि मेन फंक्शंस का क्या इस्तेमाल है, हेडर फाइल्स का क्या इस्तेमाल है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है उसको क्या कहते हैं। जो एक बेसिक चीज़ है कि हम प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर जो है हमने जाना कि उसका स्ट्रक्चर क्या है,
कहाँ पे हम डायरेक्टिव्स को डिफ़ाइन करते हैं, कहाँ पे हम प्रोग्राम को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप इसको, अगर आपके सामने कोई प्रोग्राम लिखा हो तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसका डायरेक्टिव का क्या काम है और मेन फंक्शंस के अंदर जो है वो क्या किया जाता है। इंशाल्लाह कोई भी अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेश्चन होगा तो आप वो कमेंट के ज़रिए बताएं, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर जो है वो दिया जाएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।